अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हारून उसे देखता रह गया और फिर उसने चौंक कर आंखें फाड़ी। कार काफ़ी आगे निकल चुकी थी। हारून पहले ही उसका नंबर नहीं देख सका था और अब तो खैर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। उसने सर झटका और फिर एकदम उसके हवास जाग उठे। ये औरत उस बंद कमरे में क्या कर रही थी? क्या वो उसके साजो सामान की तलाशी ले रही थी और कुछ करने में कामयाब हो गई है? लेकिन क्या कर सकती थी? हारून ने कमरे में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं छोड़ी जो चोरी होने का खदशा पैदा करती। फिर भी वो कमरे में दाखिल हुआ और सबसे पहले उसे तजस्सुस के साथ इधर उधर देखने लगा। आखिर औरत बंद कमरे में कैसे आई? वो तेज तेज कदम उठाता हुआ उस अकबी खिड़की के पास पहुंचा जिस पर इंतहाई खूबसूरत पर्दा पड़ा हुआ था और फिर उसके होंठ सिकुड़ गए। खिड़की का शीशा गोलाई में कटा हुआ था और इतना कटा हुआ था कि एक आदमी उसके अंदर से दाखिल हो जाए। वो औरत शीशा काट कर पिछली राहदारी से अंदर आई थी। कमरे की दूसरी तरफ पतली राहदारी थी जो तमाम कमरों के सामने सीधी चली गई थी और आगे जाके बाएं सिमत घूम जाती थी। हारून ने एक ठंडी सांस ली। औरत अब उसकी निगाहों में इस कदर पुरइसरार नहीं रही थी। उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद करके अपने सामान का जायज़ा लिया। एक लम्हे में ये ज़ाहिर हो गया कि उसके सामान की तलाशी ली गई है, लेकिन सामान का अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद उस बात का यकीन हो गया कि इसमें कोई चीज़ चोरी नहीं की गई। देर तक उसका जहन उस औरत में उलझा रहा। वो कौन थी और यहाँ क्या करने आई थी? लेकिन काफ़ी गौर खोज के बाद उसकी समझ में नहीं आ सकी। अलबत्ता एहसास उसके जहन में शिद्दत इख्तियार कर गया कि उस औरत की आंखों में कोई ऐसा सहर था जिसने उसे सहरज़दा कर दिया, और ये बड़ी ख़तरनाक बात थी। उसने अपने लिबास में पोशीदा उस तावीज़ को देखा और उसके बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैं एक टैक्सी में बैठा और डॉक्टर राजी की कोठी पर पहुंचा गया। यहाँ अब उसकी अच्छी खासी शनासाई हो गई थी। चुनाचा डॉक्टर राजी की कोठी में दाखिल हुआ तो सामने ही मीना नजर आ गई। फूल चुन रही थी। उसने पलटकर उसे देखा और एकदम सीधी खड़ी हो गई। फिर उसने हाथ में पकड़े हुए फूल नीचे फेंक दिए और तेज तेज कदमों से चलती हुई उसके सामने आ गई। तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने बराह रास्त सवाल किया और हारून के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सुना है मर्दों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती। मैंने कहा ना, तुम ज़हनी तौर पर एक बूढ़े आदमी हो। आखिर दादा जान की सोहबत में तुम्हें क्या मिलता है? मैं डॉक्टर राजी की बात कर रही हूँ। हारून उसे टालने के मूड में था। मुस्कुराते हुए कहा, तमाम सियानों का कहना है कि उम्र रजीदा शख्स की दोस्ती वक्त से पहले एक तजर्बेकार इंसान बना देती है, और मैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त पा रहा हूँ। डॉक्टर राजी और मैं जो गुफ्तगू करते हैं वो दुनिया की कीमती तरीन गुफ्तगू होती है, और यकीन करो मुझे उससे बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। और मैं ये महसूस करती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे चढ़ाने के लिए दादा जान के साथ बैठते हो। नहीं मिस मीना, आप तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। भला मैं आपको क्यों चढ़ाऊँगा? दादा जान के पास आए हो। हाँ, इस वक्त तो उन्हीं के पास आया हूँ। उनसे फरागत हासिल करने के बाद मेरे पास आना। मुझे खुलकर तुमसे कुछ बातें करनी है। ठीक है, हारून ने कहा और उसके बाद डॉक्टर राजी के पास पहुंच गया। डॉक्टर राजी ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखा और बोला, मुझे मालूम है मीना तुम्हें पसंद करने लगी है, लेकिन बेटे मेरी मुश्किल तुम्हारे इल्म में होगी। उसे रास्ता दिखाना तुम्हारा काम है। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ इस सिलसिले में कुछ हुआ? हाँ, मैं वो तावीज़ लेकर आया हूँ, हारून ने जवाब दिया, और डॉक्टर राजी के चेहरे पर दिलचस्पी के आसार शदीद हो गए। वो अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा। फिर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए।
इसके बाद उसने तेज रोशनी जला दी और फिर हारून के करीब आ बैठा। हारून ने इस दौरान तावीज़ जेब से निकाल लिया था। डॉक्टर रादी ने उसे अपने हाथों में लेकर देखा, फिर लरजती हुई आवाज में बोला, वही है, 100% वही है। मैंने उस वक्त भी इसे बहुत गौर से देखा था। अब ये तुम बताओ, तुमने इसे खोला? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इजाजत है, खोल सकता हूँ? जी, हारून ने जवाब दिया और डॉक्टर रादी का चमड़े का कवर एहतियात के साथ खोलने लगा। अंदर मौजूद जो चीज भी थी उसे नुकसान ना पहुंचे। अंदर एक बोसीदा अफराक वाला किताबचा नमूदार हुआ, जिस पर किसी जानवर की खाल की जिल्द चढ़ाई गई थी और अंदर के अवराक एक अजीब सी झल्ली पर मुश्तमिल थे जो काफी सख्त थी और छूने से ये एहसास होता था कि अगर अभी 100-200 साल तक और इसी तरह कायम रहे तब भी इसे कोई नुकसान ना पहुंचेगा। डॉक्टर रादी बड़ी दिलचस्पी से उसका जायजा ले रहा था। उसने बड़ी एहतियात के साथ ये किताब खोली, जिसका साइज ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच था। फिर उसने इसके अवराक पर निगाहें जमा दी। ये अवराक आसानी से खुल रहे थे और उन पर सब्ज रंग की किसी रोशनाई से नकूश बने हुए थे, आड़े तिरछे नकूश। डॉक्टर रादी एक एक वर्क पलट कर देखता रहा और हर सफ़े पर उसे नकूश नजर आए। कई सफ़ा देखने के बाद उसने एहतियात के साथ इस किताब को बंद कर दिया और फिर हारून का चेहरा देखने लगा। उसके बाद उसकी आवाज़ उभरी, तुम भी इन्हें खोल कर देखो हारून, क्या ये निशानात तुम्हारी समझ में आते हैं? क्या तुम इन्हें समझ पाओगे? हारून इस किताब का बगौर जायजा लेने लगा, लेकिन कोई बात उसकी समझ में नहीं आई थी। उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इसे नहीं समझ पा रहा, मगर मुझे यकीन है इसमें कोई बहुत ही अहम और गहरा राज पोशीदा है। हो सकता है, हारून ने जवाब दिया, और अब इसके सिवा कोई चाराकार नहीं है कि हम प्रोफेसर नाजी की तरफ चलें। तुम इसे एहतियात से चमड़े की थैली में रख लो, ये हमारे लिए इंतहाई कीमती हैसियत की हामिल है। और उसने तावीज़ को वापस थैली में मुंतकिल किया और डॉक्टर इराजी की सूरत देखने लगा। राजी ने कहा, जैसा कि तुमसे ये कह चुका हूँ कि मेरे दिल में भी तजस्सुस जाग उठा है और मैं तुम्हारे राज से फ़ायदा उठाने का ख्वाहिशमंद हूँ। मेरा ख्याल है हम दोनों तैयारियां करके वहां चलें। हाँ, अगर तुम चाहो तो ये थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजार सकते हो। मसलन आज की रात मैं ये तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा। कल हम अपनी गाड़ी से प्रोफेसर नाजी के पास चलेंगे। अगर आप मुझे मेरे होटल से पिक कर लें तो ये मुनासिब होगा। अलबत्ता ये तावीज़ एहतियात के तौर पर आपके पास छोड़े जाता हूँ। नहीं मेरे दोस्त, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं ये खतरा मुँह लेने को तैयार नहीं हूँ। इतनी कीमती चीज की हिफाजत करना मेरे लिए मुश्किल है। तुम इसे ले जाओ और अपने पास ही रखो। ऐसी खास बात भी नहीं थी। हारून ने तो बस इस नजरिए के तहत ये बात कह दी थी कि मुमकिन है डॉक्टर इरादी इस तावीज़ को तन्हाई में देखना चाहता हो और उसे कह ना पा रहा हो। बहरहाल डॉक्टर रादी ने उससे वादा किया कि कल दिन के 10 बजे वो उसके होटल पहुंच जाएगा। फिर वह वापस अपने कमरे में लौट आया। बहरहाल ये सारा सिलसिला नाकाबिले फहम था। उसने एक सफ़ा खोला और उन लकीरों पर ख्याली निगाहें जमा दी। वो उनका राज समझने की कोशिश कर रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता उसे यूं महसूस हुआ जैसे लकीरें मुतहरक हो गई हों, निशानात सिरक रहे हों, नन्हे नन्हे कीड़े मकोड़ों की मानत। ये वहम नहीं था, निशानात मरतबू हो रहे थे, एक दूसरे से मिलते जा रहे थे। उनकी एक महराब बन गई। महराब के नीचे गहरी रंग का एक चौबी दरवाज़ा नजर आया, जिसके बाहर पुराने तर्ज का खास ताला लगा हुआ था। अचानक एक खड़खड़ाहट सी हुई और ताला खुल गया। फिर कुछ नामूस हाथों ने उस ताले को लोहे के कुंडे से निकाला और उसके बाद दरवाज़ा खुल गया। ठंडी हवा के मदम झोंके आने लगे और तेज सरसराहटों की आवाज़ों के साथ यूं महसूस हुआ जैसे कोई कैमरा किसी मंजर को ज़ूम ऑन करता है। और फिर हारून ने महसूस किया कि उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ हुआ था, मंजर तब्दील होने लगा। वो आगे बढ़ता रहा। कुर्बो जवार के हसीन मनाजर निगाहों के सामने थे। खासे खासे पर एक आबादी नजर आ रही थी। मखसूस तर्ज के कच्चे पच्चे मकान, जिनकी तरफ जाती हुई वो सड़क, बाएं जनब लहलहाते हुए सब्जाजार और दाहिनी तरफ गहरी खाइयाँ।
सब्जा ज़ारों में जब एक झील के नकूश चमके तो गोया कैमरे का रुख उस जानब हो गया। दरख्तों से घिरी हुई ये झील का सामने का हिस्सा खाली था। कैमरा झील के करीब रुक गया और झील के शफाफ पानी में एक मरमरी बदन लहरें खाता हुआ नजर आया, लेकिन ये दरख्तों के करीब का वो हिस्सा था जिसे झील का दूसरा सिरा कहा जाता है। फिर झील से एक इंसानी वजूद नमूदार हुआ और कैमरे की आंख झपक गई। संगे मरमर के इस हसीन वजूद ने चंद गज का फासला तय किया और दरख्तों के झुंड में पहुंच गया। फिर वहां से दो आंखें झांकने लगी और ये आंखें, हारून के जहन को एक शदीद झटका लगा। ये आंखें ना आशना सा नहीं थी, वही दिलकश और पुरसहर अंदाज। झील से वो लड़की बेनमाज बेलबास निकल कर गई थी और जिसे देखकर वजूद का रुआ रुआ कांप उठा था, उसी तरफ झांक रही थी। गालबन उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। दफतन ही कोई चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई दी और एकदम से कमरे का रुख तब्दील हो गया। हारून ने चौंक कर उस तरफ देखा जिधर से आवाज़ आई थी। ये पीतल का वजनी गुलदान था, तकरीबन 3.5 फुट ऊंचा और अंदाजे की बुनियाद पर कोई 10 किलो वजनी। वो लड़क कर गिर पड़ा था। चौका इसमें हमेशा ताज़ा फूल लगाए जाते थे, इसलिए नीचे पानी भी होता था। फूल और पानी कालीन को भिगो रहे थे। वो एकदम से चौंक कर सर झटकने लगा और फिर अपनी जगह से उठ गया। उसे यूं लगा जैसे एक साया सा दरवाजे की जानब लपका हो। उसने फटी फटी आंखों से दरवाजे की सिमत देखा। दरवाज़ा खुला हुआ था और साफ जाहिर हो रहा था कि उससे कोई निकल कर बाहर गया है। उसने तावीज़ कोठी में दबाया और दरवाजे की जानब छलांग लगा दी। दरवाजे से बाहर निकला तो राहदारी सुनसान पड़ी हुई थी। दाएं बाएं किसी तरफ कोई नहीं था। बेपनाह खामोशी और सन्नाटा तारी था। लिफ्ट का दूर थी। अगर कोई दौड़ कर लिफ्ट तक भी जाता तो अभी उसे दरमियान में ही होना चाहिए था, क्योंकि हारून ने ज़्यादा देर नहीं की थी। लेकिन कोई नहीं था। इसके अलावा सामने की सिमत और उसके अपने रुख वाले पूरी राहदारी में कोई दरवाज़ा नहीं खुला हुआ था जिससे ये एहसास हो कि उस कमरे से निकलने वाला बराबर के कमरे में घुस गया है। और कोई और तो आहट होती। कुछ लम्हे बाहर खड़े रहे के बाद वो अंदर वापस आ गया। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया था। इन्हीं दिनों वो एहतियात बरत रहा था और दरवाज़ा बंद रखता था, लेकिन दरवाज़ा इस अंदाज में खुला हुआ था जैसे उसे खोलकर कोई बाहर गया हो। फिर वह पीतल के उस गुलदान के पास पहुंच गया जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसका बहुत सा पानी बह गया। उसने गुलदान उठाया तो उसे उसके वज़न का एहसास हुआ। कोई झोंका इस गुलदान को नहीं गिरा सकता था जब तक इसे कोई ज़ोरदार ठोकर ना लगे। कौन था? तेज़ी से उसके शीशे का ख्याल आया जो पहले काट दिया गया था। वो इस तरफ दौड़ा और उसने पर्दा हटाकर शीशा देखा। शीशा बिल्कुल साफ शिफाफ था, नया लगा था, इसलिए कोई निशान भी नहीं था। फिर उसने वाशरूम में दाखिल होकर किसी की आमद का जायज़ा लिया, लेकिन कुछ नहीं था। हर तरफ एक पुरइसरार सन्नाटा और खामोशी तारी थी। वो वापस आकर एक कुर्सी पर बैठ गया और उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। क्या यहाँ इस कमरे में कोई और भी रहता है? एक ऐसी नादीदा रूह जो यहाँ मसरूफ़ अमल है। अगर ऐसी बात है तो उसे ये कमरा फ़ौरन छोड़ देना चाहिए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन वो आंखें, वो दरवाज़ा, वो झील, बेइख्तियार उसने लिबास में रख लेने वाले तावीज़ को दोबारा निकाला और याददाश्त की बुनियाद पर उसी सफ़े को खोल लिया जिसे वो देख रहा था, जिसकी लकीरें मुतहरक होकर एक दरवाजे की शक्ल इख्तियार कर गई थीं। लेकिन वो लकीरें, वो निशानात जूं के तूं थे। अब ना उसमें कोई दरवाज़ा था, ना उसके आगे के मनाजर, सिर्फ लकीरें। उसने एक ठंडी सांस ली और तावीज़ दोबारा अपने लिबास में पोशीदा कर लिया। बहुत ही अनोखी कहानी है, और वो भी मेरी। उसने सोचा। एक बार फिर दरवाजे के मजबूती से बंद करने के बाद उसने फैसला किया कि अब उसे आराम करना चाहिए। रात का खाने खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। फिर वो जो सोया तो दूसरे दिन कोई 8:30 बजे ही आंख खुली। रात को भी चौंका खाना नहीं खाया था, इसलिए आंतें उस वक़्त शख चीख पुकार कर रही थीं। वाशरूम जाने से पहले उसने रूम सर्विस को फ़ोन करके अपने लिए नाश्ता तलब किया और फिर वाशरूम में दाखिल हो गया। नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। अब ऐसा कोई मसला नहीं था जो बाइसे खौफ होता।
चुनाचा उसने दस्तक देने वाले से अंदर आने के लिए कहा तो सफ़ेद रंग की वर्दी में मलबूस एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और सलाम करते हुए कहा, जनाब मैं डॉक्टर राजी का ड्राइवर हूँ, आप तैयार हों तो मेरे साथ चलिए, और अगर तैयार ना हों तो डॉक्टर राजी नीचे गाड़ी में मौजूद हैं, आप नीचे तशरीफ़ लाइए। ओहो बस 2 मिनट में पहुँचता हूँ, हारून ने जवाब दिया। वो तेजी से नीचे पहुंचा तो एक लैंड क्रूजर के सामने वही बावर्दी ड्राइवर खड़ा हुआ नजर आया। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर डॉक्टर राजी मौजूद था। हारून राजी के साथ बैठ गया। माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। नहीं ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं। फिर कोई 3.5 घंटे का सफ़र तय किया गया। एक खुशनुमा बंगले के सामने लैंड क्रूजर रुकी। बंगला काफ़ी वसी और अरीज था। चौकीदार दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो डॉक्टर राजी ने उससे कहा, मेरा नाम डॉक्टर राजी है और प्रोफेसर नाजी से मेरी मुलाकात तय है। जी सर, मुझे हदायत कर दी गई थी, चौकीदार ने कहा और जल्दी से गेट खोल दिया। सादा सा लेकिन इंतहाई खूबसूरत बंगला बना हुआ था। और फिर उनकी मुलाकात प्रोफेसर नाजी से हुई। हेलो डॉक्टर, क्या हाल है? ठीक हूँ, और तुम भी मुझे ठीक नज़र आ रहे हो। वैसे माय डियर, तुम्हें मालूम है कि ये शख्स यूं तो PhD करके डॉक्टर बना है, लेकिन इससे पहले इसने MBBS भी किया है, हाउस जॉब भी किया और काफ़ी दिन तक डॉक्टर रहा है। असल में वो शौक़ उसके वालिद साहब का था, क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर थे। ओह, मेरा उनसे तारफ़ तो कराओ। तुम नाना नवासी अगर बोलने का मौका दो किसी को तो मैं तारफ़ कराऊं। क्यों बेटे? डॉक्टर राजी वापस पलटा तो हारून ने पलट कर देखा। मैंने ड्राइंग रूम में बैठने की पेशकश नहीं की, बल्कि अपनी प्राइवेट निशस्तगाह में ले जा रहा हूँ, जिसका दरवाज़ा अगर अंदर से बंद कर लिया जाए तो उसे बाहर से खोलने वाला कोई नहीं होता। वो एक ऐसी महफूज पनाहगाह है जहाँ दुनिया का हर राजदारी का काम किया जा सकता है। उस शानदार कमरे में बैठकर ये एहसास होता है कि वाकई प्रोफेसर नाजी ने उसे बड़ी मेहनत से बनाया है। इब्तदाई रस्मी गुफ्तगू हुई। डॉक्टर राजी ने शायद प्रोफेसर से पहले ही कह दिया था कि असल मामला क्या है। प्रोफेसर ने अपने सामने कुछ कागजात और कलम वगैरह रखे और बोला, लाओ दिखाओ क्या चीज़ है। और फिर वो तावीज़ उसने अपने हाथ में लेकर उसे खोल लिया। हारून के चेहरे पर शदीद सनसी के आसार फैले हुए थे। उसका खून दिमाग में ठोकरें मार रहा था और वह सोच रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी के बारे में नहायत पुरअसरार इंकशाफात होने वाले हैं। अंदाजे के मुताबिक प्रोफेसर नाजी एक सनकी सा आदमी मालूम होता था। बहुत देर तक तावीज़ के अवराक को उलटता पलटता रहा। उसके चेहरे के नकुश में तब्दीलियाँ होती रहीं। कभी गहरे गौर फिक्र में डूब जाता और कभी गर्दन उठा कर उन दोनों को देखने लगता। इन लम्हों में यूँ महसूस होता जैसे वो यहाँ इन लोगों की मौजूदगी को भूल गया हो। अभी वो इसी ख्याल में खोया हुआ था कि दरवाजे से एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। मामूली से कपड़े पहने हुई, हाथों में चाय के बर्तन उठाए हुए थी। इस कदीम तावीज़ का मामला बड़ा उलझा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हल होगा, लेकिन एक चीज़ इसमें नुमाया है जो मैं अभी मालूम कर सका हूँ। क्या? डॉक्टर राजी ने सवाल किया। 16वां दरवाज़ा, प्रोफेसर की पुरअसरार आवाज़ उभरी। हारून ने सवालिया निगाहों से डॉक्टर राजी का चेहरा देखा। डॉक्टर राजी के चेहरे पर भी बेयकीनी नज़र आ रही थी। प्रोफेसर नाजी इन दोनों के तासरात से बेखबर, जैसे अपने आप में खोया हुआ था। कुछ देर के बाद उसने सर उठाकर कहा, बिल्कुल नहीं, नाकाबिल फ़हम। मुझे एतराफ़ है, मैं तावीज़ के इस उक़्दे को हल नहीं कर सकता। ये 16वां दरवाज़ा अपनी नोयत का मुनफरिद है। ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान दुनिया की हर बात का शनासा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैं एक बात की तशरीह कर ही नहीं सकता तो फिर मैं उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश क्यों करूं? मेरे अजीज़, मैं तुमसे मुआफ़ी चाहता हूं। बात जिस हद तक मेरी समझ में आ गई, ये कुछ ऐसे पुरअसरार दरवाजे हैं जिनमें ना जाने क्या क्या राज छुपे हुए हैं। मैं इस तावीज़ का मसला हल नहीं कर सकता। अलबत्ता एक बात तुम्हें बताए देता हूँ, 16 दरवाजे इन साहब की ज़िंदगी में बड़े नुमायाँ हैसियत रखते हैं। अगर ये दरवाजे तरतीब से खुलते चले जाएं तो इन्हें अपनी ज़ात की हकीकत मुकम्मल तौर से मालूम हो सकेगी। मैं ये नहीं कहता कि दरवाज़ों की तरतीब ये खुद कर सकते हैं, ये तो तकदीर का खेल है, बल्कि हो सकता है वो इस सिलसिले में भी रहनुमाई कर सके और तरतीब कायम हो जाए। प्रोफेसर नाजी भटके फटके अंदाज में बोल रहा था। हारून और डॉक्टर राजी ना समझने वाले अंदाज में उसे देख रहे थे।
दफतन नाजी ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर मदम सी मुस्कुराहट के साथ बोला, माफ़ी चाहता हूँ, वेरी सॉरी, मैं अपनी धुन में ना जाने क्या क्या बातें कर गया। मैंने कोई ऐसी नाजीबा बात तो नहीं कही जो तुम लोगों को नागवार गुजरी हो। बराह करम मुझे बताओ राजी, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल आपने नहीं कही प्रोफेसर, लेकिन हम आपके पास बड़ी उम्मीदें और आरजुएं लेकर आए थे। हारून साहब का मसला बड़ा संगीन नौइयत का हामिल है। ये अपने आप में भटके हुए हैं और अपने बारे में जानना चाहते हैं। देखो, जो काम मैं नहीं कर सकता उसमें सिर्फ अपनी जहानत का लोहा मनवाने के लिए कोई उल्टी सीधी टांग नहीं घसीटना चाहता। अलबत्ता तुम्हारी रहनुमाई के लिए मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का नाम बता सकता हूँ जो बड़ी आला सलाहियतों का मालिक है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एहतिशाम गाजी क्या चीज़ है। आम तौर से लोग उसे सनकी और दीवाना समझते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। उनके एक कायनात आबाद है। जो शख्स दुनिया की ज़रूरत से ज़्यादा जान लेता है वो इस दुनिया से भटक जाता है, और ऐसे सब लोग बस्तियों में घूमते फिरते कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं। वो भी ऐसा ही है। किसकी बात कर रहे हैं आप प्रोफेसर नाजी? मैंने कहा ना, एहतिशाम गाजी। शायद तुमने उनका नाम सुना हो। वो एक महबूतल हवास शख्स है जिसकी ऊट पटांग कहानियाँ न जाने कहाँ कहाँ सुनाई जाती हैं। दर हकीकत वो दुनिया के ऐसे पुरअसरार गोशे देख सकते हैं जहाँ दूसरे इंसानी कदम नहीं पहुँचते। वो उनके बारे में जानता है और न जाने क्या क्या कहानियाँ उसके जहन में मनफूज हैं। बिल्कुल जहन में ही नहीं बल्कि आँखों में भी, और वो इन कहानियों में गुम रहता है। अभी पिछले दिनों वो असम के जंगलों में पहुंचा हुआ था। उसका कहना है कि असम के जंगलों में एक मखसूस हिस्से में हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले के इंतहाई मुहीब जानवर अब तक ज़िंदा हैं। वो कहता है कि इन जानवरों को उसने अपनी निगाहों से देखा। हालांकि तारीख बताती है, साइंसी रिसर्च बताती हैं कि इन जानवरों को फना हुए सदियां गुजर गई हैं। मौजूदा ज़माने में तो उसकी सिर्फ अन कहानियाँ बाकी रह गई हैं, और उन कहानियों को ज़िंदा हकीकत कहना सही दिमागी नहीं है। ऐसी उल्टी सीधी कहानियाँ उसने एक जलसे में भी सुनाई थीं, जिसकी वजह से वहाँ अच्छा खासा हंगामा हो गया। आम तौर से लोगों का ख्याल है कि प्रोफेसर एहतिशाम गाजी का दिमाग ख़राब हो चुका है। वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। वियना कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट और प्रोफेसर गाजी की तकरीर दुनिया के तमाम अखबारात में शाया हुई थी। मैं तुम्हें उन अखबारात की फ़ाइलें दिखा सकता हूँ, मेरे पास मौजूद हैं। वाकई बड़ी दिलचस्प बात है। अगर वो फाइलें आसानी से मिल जाएं तो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, डॉक्टर राजी ने कहा। हारून का खैर मसला पसे पुश्त चला गया था। बात सिर्फ उस तावीज़ की तहरीर पढ़ने की थी, और इस सिलसिले में डॉक्टर राजी ने उसकी मदद के लिए ही कदम उठाया था। अब अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। वो सिर्फ इस सूरत हाल को बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि नौजवानी की उम्र थी और मुख्तलिफ अंदाज का मालिक था। बेशक उसकी ज़िंदगी से एक पुरअसरार वाक़या वाबस्ता था और वह ज़रा उलझी हुई तबीयत का मालिक था, इसलिए उसने इतनी कोशिश भी की। लेकिन अब जबकि ये सारे हंगामे और उलझने उसके गिर्द फैल गई थीं तो वह उनसे उलझ रहा था। लेकिन डॉक्टर राजी उसी के लिए यहाँ तक आया था, इसलिए हारून को खामोश होना पड़ा। दोनों सर फिरे पुराने अखबारात के एक बंडल में सर खपाने लगे। अखबारात में जो रिपोर्टें शाया हुई थीं उसमें एक ही तफसील थी कि वेलमैन के दलाइल, डारून के खिलाफ वियना कॉन्फ्रेंस में हंगामा, प्रोफेसर गाजी की ऊट पटांग बातें। बहरहाल ये सारी तफसीलात उन लोगों के सामने आती रहीं और हारून उन्हें देखता रहा। वो लोग आपस में बातें किए जा रहे थे। रिपोर्ट के बारे में जो तफसीली बहस उनके दरमियान हुई वो बड़ी अजीब सी थी, लेकिन आखिर में कुछ यूं बातें हुईं। वाकई ये सारी बातें तो बेसरोपा हैं। मुझे इसके बावजूद मेरी तो ज़ाती दिलचस्पी भी बढ़ गई है। मुझे ये बताओ डियर नाजी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम बराह रास्त डॉक्टर गाजी को ख़त लिखो और उसे अपने घर बुलाओ। गोया तुम ये चाहते हो कि वो मेरे घर में तबाही और बर्बादी फैला दे, डॉक्टर राजी ने कहा, और प्रोफेसर हंस पड़ा और फिर बोला, जानते हो क्या होगा? तुम्हारा ख़त मिलते ही वो भड़के हुए बैल की तरह तुम्हारे पास पहुंचेगा, तुम्हारे घर के तमाम फर्नीचर को तोड़ फोड़ कर रख देगा, और अगर ज़्यादा जुनूनी हुआ तो जहां कुर्सी और उसकी टांग टूटेगी वहीं तुम्हारी टांग खोपड़ी भी टूट जाएगी। मगर ख़त ऐसा क्यों ना लिखा जाए जिससे वो नाराज़ ना हो। हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ।
खत के जवाब में मुझे क्या मिलता है, डॉक्टर रादी ने कहा, और उसके बाद वो वहाँ से उठ गया। ख्वाबों की तकमील ज़रा मुश्किल से ही होती है, लेकिन अगर उसकी तकमील के मौका मुहैया हो जाएं तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। या फिर दीवानगी का अंदाज इख्तियार किया जाए और ख़ुद को मुश्किलात में डाला जाए। ये तमाम कशमकश हारून के दिल में जारी थी और वो अपने होटल की रहायशगाह में तमाम ज़रूरियात से फारग होकर आराम करने के लिए लेट गया। बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसका जहन इन्हीं परागंदा ख्यालात में उलझा रहा और फिर उस वक़्त रात का ना जाने कौन सा पहर था जब अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे एकदम वही एहसास हुआ कि कोई और वजूद उसके कमरे में मौजूद है। हालांकि नींद से जागा था, लेकिन जहन पर यह एहसास मुकम्मल तौर पर मंजमद था। उसने वहशतज़दा अंदाज में चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं और उसके शुबे की तस्दीक हो गई। वो एक दीवार से टिकी खड़ी थी, सर से पांव तक सफ़ेद लिबास में मलबूस। इस बार उसका चेहरा बहुत ज़्यादा नुमाया था। ऐसा अजीब व गरीब चेहरा हारून ने पहले कभी नहीं देखा था। इस चेहरे को देखकर उसकी उम्र का सही अंदाज़ा लगाना नामुमकिन ही था। इस वक्त दिलकश नकूश की आंखें उन पर जमी तो मैसूर हो जाएं। आंखों में ऐसी पुरइसरार कशिश, लगता है कि दिल खींच रहा हो। और फिर उसका हसीन सरापा, एक अजीब किस्म के नाकाबिले फहम लिबास में मलबूस। लिबास की तराश से इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है कि उसका ताल्लुक किस इलाके से है। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। हारून पर सकता तारी रहा। फिर उसके पुरइसरार वजूद के होंठ हिले, सुर्ख होंठों से बेआवाज़ अल्फाज अदा हुए और जैसे सारे तिलस्म टूट गए। हारून अपनी जगह से उठकर बैठ गया और उसने वहशतज़दा अंदाज लहजे में कहा, कौन हो तुम? जवाब में होंठ फिर हिले, लेकिन आवाज़ सुनाई ना दी तो हारून झल्ला कर बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा, अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो और इस तरह मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो? आवाज़ फिर ना उभरी और हारून ने दोनों हाथों से बाल पकड़ लिए। फिर उन्हें नोचता हुआ बोला, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक क्यों नहीं आ रही? शायद फासला ज़्यादा है, मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठा, लेकिन हसीन लड़की का वजूद एकदम पीछे खिसकने लगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें छू कर नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ तुमसे तुम्हारे बारे में मालूम करना चाहता हूं। सुनो, मेरी बात सुनो। हारून उसकी तरफ बढ़ा तो वह फुर्ती से दरवाजे के करीब पहुंची। एक बार पलटकर हारून को देखा और उसके बाद गड़ाप से बाहर निकल गई। हारून ने दरवाजे की जानिब छलांग लगाई और किसी खुले दरवाजे से बाहर निकल आया, लेकिन दोनों तरफ की राहदारियां सनसान पड़ी थी। ताहद्दे निगाह किसी इंसान का वजूद नहीं था। हारून की समझ में नहीं आया कि वो किस तरफ दौड़े। कोई बरक रफ्तार वजूद भी हो, हवा का कोई झोंका भी हो, तो वो इतनी तेजी से इस तवील राहदारी को अबूर नहीं कर सकता। हो सकता है वो किसी कमरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई हो, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। बहरहाल हारून ने गर्दन हिलाई और फिर खुद को पुरसकून करने की कोशिश करने लगा और वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वह सर पकड़कर बैठ गया था। अब उसे अपने आप पर ही जल्लाहट हो रही थी। दिल चाह रहा था कि होटल से बाहर निकल जाए, लेकिन रात के इस पहर सुनसान सड़कों पर जाकर क्या करेगा? ये मौसम भी कुछ शिद्दत का था। बहरहाल उसके दिलो दिमाग पर एक अजीब सा कहर छाया रहा और एक बार फिर थक गया था। ना जाने कब तक वो इन हालात के बारे में सोचता रहा। ये पुरइसरार हसीन औरत यकीनी तौर पर कोई माफूकल फितरत वजूद है। जितनी दार भी वो सामने आई, ऐसी ही शक्ल में आई। वो क्या कहना चाहती है? उसकी आवाज़ मुझे क्यों नहीं सुनाई दी? हारून इसी सोच में डूबा रहा। वो अपने तौर पर फैसला नहीं कर पा रहा था कि आइंदा ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए। और उधर डॉक्टर रादी को न जाने क्या हो गया था, क्योंकि दूसरे ही दिन उसने हारून से फिर मुलाकात की और अपना हुआ लिखा हुआ ख़त उसे सुनाया। मैंने प्रोफेसर गाजी के लिए ये ख़त तहरीर किया है, ज़रा पढ़ो। हारून हंस पड़ा, फिर बोला, डॉक्टर राजी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं अपने बारे में ये सब कुछ नहीं मालूम करना चाहता तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर रादी ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा और बोला, खैर दुनिया में कोई भी शख्स किसी को किसी ऐसे काम के लिए मजबूर नहीं कर सका जो वो ना चाहता हो। मेरा मतलब यह है कि बात दो शरीफ आदमियों की है, लेकिन मैं तुमसे ये ज़रूर कहूँगा, अगर तुम इस सिलसिले में दिलचस्पी ना लो तो ये तावीज़ मुझे दे दो। मैं अपने तौर पर काम करूँगा और तुम्हें तलाश कर दूँगा। आप इस कदर दिलचस्पी ले रहे हैं इन मामलात में? हाँ, सिर्फ एक हद तक। और सच्ची बात यह है कि ना जाने क्यों
मैं इस बात पर आमादा हो गया हूँ। हारून ने डॉक्टर राजी का लिखा हुआ खत पढ़ा। मोहतरम प्रोफेसर एहतशाम गाजी साहब, एक हकीर इंसान की हैसियत से, लेकिन आपके मुकालात से अकीदत रखने वाले एक शख्स की हैसियत से मैंने आपकी हर तकरीर को गौर से पढ़ा और मैं जानता हूं कि आपके पाए के लोग इस दुनिया में कम ही होते हैं। आपका उलम समुंदर से ज़्यादा वुसअत रखता है, ऐसे समुंदर से ज़्यादा जिसका कोई किनारा नहीं होता और जिसकी गहराई तक दिमाग पहुंच नहीं होती। मैंने आपकी वी आना कॉन्फ्रेंस की तकरीर भी पढ़ी और आपकी खताबत को दिल से सराहा। आपकी तकरीर डारून और वेलमैन थ्योरी पर संगे मील की हैसियत से रखती है और एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपने जिस तरह अपने ख्यालात का इजहार किया और आपने इतनी गहराई में जाकर गोहरे आबदार लाए हैं, ये सिर्फ आपकी हिम्मत है। आपका एक जुमला है जिसके बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आपने अपने इस जुमले में फरमाया है कि हर कुलिया अपने अंदर एक छोटी सी दुनिया रखता है जिसमें हज़ारों तारीखी राज पोशीदा हैं और ये राज सदियों के बाद जाकर खुलते हैं और कोई एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये सिलसिला अब तक जारी है। जनाब अली, मैं आपके इस ख्याल की पुरजोर मुखालफत करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। मेरा तजर्बा ये कहता है कि जिस्मानी अर्तका इतना कुछ होता है, इतना कुछ हो चुका, और दिमागी अर्तका किसी ऐसी शक्ल में मुमकिन नहीं है जो रवायती है। प्रोफेसर साहब, क्या आप अपने इस नज़रिए पर नज़र सानी नहीं कर सकते? और अगर आप ये समझते हैं कि आप अक्ल कुल हैं तो मैं आपके एक अकीदतमंद की हैसियत से आपकी असलाह का हक़ रखता हूँ। अगर आप मुझे मुलाकात का मौका अनायत फरमाएं और अगर आप मुझसे मुलाकात से गुरेज करते हैं तो फिर मैं ये समझूंगा कि आप ज़बरदस्ती अपने एक तस्वीर को हकीकत की शक्ल थोपने पर मजबूर हैं। मैं आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। डॉक्टर अरादी ने अपना खत ख़त्म किया और उसके बाद एक ज़बरदस्त कहका लगाकर बोला, वैसे मैंने आज ही अपने वकील को तलब कर लिया है ताकि अपना वसीयतनामा तरतीब दे सकूं। इसके साथ साथ ही महकमा पुलिस में मौजूद अपने एक अफीसर को बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं। क्या समझे, मुझे सरकारी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बहरहाल देखें क्या होता है। आप भी कमाल के इंसान हैं डॉक्टर रादी। बहरहाल जिस तरह आप इस मामले में मुलव्वस हो गए हैं, मेरे अंदर ख्वाम ख्वाह एक दिलचस्पी पैदा हो रही है कि खुद भी इन मामलात में शरीक हो जाऊं। वरना सच्ची बात तो ये है कि बाद औकात मैं बददिल होने लगता हूं। मैं सोचता हूं कि अगर मैं गुमनाम हूं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया कि मैं उसे आपका कोई नाम दे लूं और उसके बाद मेरी नस्लें भी आपके नाम से आशना हो जाएं। बहरहाल आप अपनी काफियों से मुझे मतला रखिएगा। 3-4 रोज़ इसी तरह गुजर गए। एक रात फिर उसने उन्हीं हालात वाक़यात से 2-4 होना पड़ा, लेकिन इस बार सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हो गई। वो लंबी ड्राइवर पर निकल गया था और वहाँ से वापस आ रहा था कि शाम को झटपटा हो गया और शाम के इस झटपटे में अचानक ही उसे एक ऐसी इमारत नज़र आई जहाँ रोशनियाँ हो रही थी। जिस रास्ते से वो गुजर रहा था वो बड़ी आम गुजरगाह थी। ये इत्तफाक की बात थी कि हारून इस राय से बहुत कम गुजरा था। वो अपनी कार ड्राइवर करता हुआ पुरसकून अंदाज में आ रहा था कि दफतन ही कार के इंजन से अजीबोगरीब आवाज़ें बुलंद होने लगी और उसने हैरानी से ये आवाज़ें सुनी। शानदार और नई कार थी, ऐसी आवाज़ों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। यकायक ही कार को झटके लेने लगे और हारून ने उसे सड़क की साइड में उतार दिया। कार का इंजन बंद हो गया था। उसने हैरत से इधर उधर देखा, माहौल सुनसान था। वैसे खतरे की कोई बात नहीं थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था कि यकायक दाएं जानब से एक अजीब सी आवाज़ उसके कान से उभरी। यूं लग रहा था जैसे कोई दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा हो। उसकी निगाहें उस तरफ उठ गईं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे शदीद दहशत का एहसास हुआ। पुरइसरार आवाज़ उसके करीब से आ रही थी और अंधेरे में 2 नन्ही मुन्नी चमकदार आंखें उसे घूर रही थीं। वो एक अजीब से अंदाज में सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या है, किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है वो। तब उसने एक भयानक मंजर देखा। रात के तारीक अंधेरे में वो चमकने वाली आंखें उसी पुरइसरार शख्स की थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हारून की जानब बढ़ रहा था।
लेकिन फिर हारून ने अचानक ही एक सफेद से हयोले को देखा जो उस खुली हुई खिड़की से प्रवाद करते हुए अंदर दाखिल हुआ था। रोशन और चमकदार हयोला उस पुरइसरार आदमी के करीब पहुंच गया और दफतन ही कुछ बेहानक चीखें उभरी, पचाक की आवाज सुनाई दी और उसके बाद कर्बनाक चीखें। हारून शदीद खौफजदा हो गया था, दहशत से उसकी चीखें निकल रही थी। चमकदार रोशन हयोला एक लम्हे के लिए उस तरफ मुड़ा तो हारून को वही शनासा चेहरा नजर आया, वही पुरइसरार औरत जिसे वो कई बार अपने कमरे में देख चुका था। और इस वक्त उसे इस औरत से कोई खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे ये एहसास हुआ कि वो तो उसकी हमदर्द है, उसको सुकून पहुंचाने वाली। बात एक लम्हे के लिए उसके जहन में आई और दूसरे लम्हे वो दरवाजे की तरफ दौड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। ये बेहानक होटल अब उसे इंतहाई वहशत कदा मालूम हो रहा था। वो अपनी चीखों पर बेमुश्किल तमाम काबू पाए हुए था। फिर वो एक लम्हे के लिए वहां ना रुका और दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। बाहर तारीक और बेहानक रात फैली हुई थी। हारून को अपनी जिंदगी का बदतरीन तजर्बा हुआ। कोई बात जो उसकी समझ में आ रही हो, वो शिद्दत और खौफ से दीवाना हो गया। फिर वो अपनी कार तक पहुंचा। उसका दिल चाहा कि कोई पत्थर उठाकर कार के इंजन पर दे मारे, चकनाचूर कर दे, जिसने उसे इस बेहानक मुसीबत में डाल दिया। बहुत ही बुरी गुजर रही थी हारून पर इस वक्त। उसने सोचा इस वक्त होटल में वक्त गुजारने की बजाय यहाँ इस कार में शीशे बंद करके बैठ जाए और सुबह का इंतजार करे। उसने ऐसा ही किया। दरवाज़ा खोलकर वो कार की सीट पर जा बैठा। दिलो दिमाग बुरी तरह मुंतशिर थे। पुरइसरार और हैबतनाक कुव्वतें कहाँ से उसके पीछे लग गई थीं। क्या है ये सब कुछ, क्या है? उसने एक भयानक मकान की जानब देखा। मदम रोशनियों में कोई तब्दीली रूनमा नहीं हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता होशो हवास कायम होने लगे तो उसने हैरानी से उस माहौल के बारे में सोचा। जो कुछ हुआ था होशो हवास के आलम में हुआ था। किसी भी तौर वो आलम ख्वाब में नहीं था, लेकिन ये भूतगर है क्या चीज? फिर उसे उस औरत का वो रोशन हयोला याद आया। ये तो बड़ी अजीब बात थी। वो औरत आखिर है कौन? उसने अभी तक ना तो डॉक्टर राजी को ना किसी और को और इस औरत के बारे में बताया था। बताने वाली बात भी नहीं थी। क्या कहता वो? किस तरह एक पुरइसरार वजूद के आसपास भटक रहा है? वो उससे क्या चाहती है? और इस वक्त उसने सही महीनों में हारून की मदद की थी। इसका मतलब है कि वो जो कोई भी है हारून को नुकसान पहुंचाने के हक में नहीं। गाड़ी की सीट पर बैठा वो इसी तरह सोचों में डूबा रहा। उसकी नजरें बार बार उस बदनुमा मकान की रोशनियों की जानब उठ जाती। एक बार उसने सोचा कि कुछ लोगों को लेकर आए और इस मकान को नजरे आतिश कर दे। फिर न जाने क्यों एक मुहीब सी उम्मीद के साथ जेब से चाबी निकालकर अग्निशन लगाई और उसे घुमाया। और इस वक्त उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने गियर में पड़ी हुई कार को झटका लेते देखा। इसका मतलब था कि स्विच काम कर रहा है। उसने संभल कर बैठते हुए गाड़ी को गियर से निकाला और स्विच में चाबी घुमाई तो एक लम्हे में गाड़ी बेआवाज स्टार्ट हो गई। हारून की हैरत की इंतहा ना रही। उसने गाड़ी को जोर जोर से सर्विस दी। शानदार गाड़ी का इंजन पूरी तरह काम कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ था जो इस वक्त वो काम करना छोड़ चुका था, लेकिन मशीनरी ही होती है। हो सकता है इसका फ्यूल पंप गिर गया हो। बहरहाल जो कुछ भी था, लेकिन इस वक्त वो सही पोजीशन में थी। एक लम्हे के अंदर हारून के दिल में ख्याल आया कि कम से कम वो यहाँ से तो निकल भागे, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। और फिर उसके बाद उसने गाड़ी गियर में डालकर क्लच छोड़ा तो वो तीर की तरह चल पड़ी। फिर शहर तक पहुंचने में हारून को कोई दिक्कत नहीं पेश आई थी। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी और इस वक्त जो हारून पर बीती वो उसे ज़िंदगी भर फरामोश नहीं कर सकता था। होटल में अपने कमरे में दाखिल होते ही वो बिस्तर पर गिर पड़ा और होटल में डे एंड नाइट सर्विस थी। थोड़ी देर तक बिस्तर पर लेटे रहने के बाद उसने रूम सर्विस को फ़ोन करके काफ़ी तलब की। कॉफ़ी की 2-3 प्यालियां पीकर जहन को कुछ सुकून का एहसास हुआ और उसके बाद वह बिस्तर पर लेट गया। नींद का कोसों दूर तक पता नहीं था। वक्त गुजरता रहा और फिर उस वक्त सुबह की रोशनी नमूदार हो गई जब वो सोया। दिन को कोई 11:30 बजे उसकी आंख खुली थी। वो अभी नाश्ता कर ही रहा था कि दस्तक हुई और दस्तक देने वाला अंदर आ गया। लेकिन ये देखकर हारून हैरत से चौंक पड़ा। आने वाला प्रोफेसर राजी ही था। उसके चेहरे पर बड़ा दिलचस्प तासर था। वाह, क्या नाश्ता हो रहा है, उसने मुस्कुराकर बैठते हुए कहा। हाँ, सुबह को बहुत देर से जागा था, इसलिए इस वक्त नाश्ता कर रहा हूँ। गुड, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो रहा हूँ, कुछ और मंगवा लो।
जी। डॉक्टर राधी ने खामोशी से हारून के साथ नाश्ता किया। हारून को यह एहसास हो रहा था कि डॉक्टर राधी जरूरत से ज्यादा खुश है। नाश्ते से फारिग होने के बाद उसने कहा, प्रोफेसर गांधी ने मेरे खत का जवाब दिया है। यह कहकर उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और उसमें से एक खत निकालकर उसे बुलंद आवाज से पढ़ने लगा। मिस्टर राही, तुम्हारा वो खत जिसमें तुमने मेरी तारीफ में कुछ फजूल बकवास की है मुझे मिल गया है। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं जो कुछ कहता हूं पूरी तहकीक और एतमाद के साथ कहता हूं। तुम्हारी तो खैर औकात ही क्या है, इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता और ना ही मैंने कभी किसी को ऐसा करने का हक दिया है। साइंसी अमूर के बारे में मेरी हर बात पत्थर पर लकीर होती है और मैं उन अहमकों की कोई परवाह नहीं करता जो मेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं और मुझसे इख्तलाफ करते हैं। तुम्हारी इससे पढ़कर भी मेरे जहन में यही तैसर पैदा हुआ है और मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम इंतहाई अहमक जाहल किस्म के आदमी हो और मैं तुम जैसे जाहलों को मुस्तकिल तौर पर माफ़ करता रहता हूँ। तुमने इसमें मेरी तकरीर का एक जुमला गलत नकल करके लिखा है। मैं तुम्हें बताऊं कि तुम क्या दुनिया का बड़े से बड़ा फिलासफर भी उस जुमले को नहीं समझ सकता। सुनो, मैं तुम्हें इस जुमले का मकसद बराह रास्त समझा सकता हूं। अगर चाहो तो मेरे पास आ जाना। हालांकि मैं तुम जैसे जाहलों को वक़्त देना वक़्त ज़ाया करने के मतरादफ समझता हूं, लेकिन खैर कभी कभी दिल चाहता है कि किसी की तसल्ली कर दी जाए। ये खत अपने साथ ले आना और मेरा मुलाजम तुम्हें अंदर घुसने तक नहीं देगा। ये खत उसे दिखा देना, क्या समझे? प्रोफेसर एहतिशाम गाजी। डॉक्टर राजी ने खत्म करके इसको तय करके लिफाफे में रखते हुए कहा, है ना मजीद खत? हालांकि इस खत में इसने जो कुछ लिखा है वो बहुत ही दिलचस्प हैसियत रखता है। तुम्हारा ख्याल है इतना उम्दा खत पढ़ने के बाद ब्लड प्रेशर की क्या कैफियत होनी चाहिए? नहीं, हम लोग खुद उसे एक खबतल हवास शख्स तस्लीम कर चुके हैं और इस तरह के लोगों के बारे में कोई बुरी बात वैसे भी नहीं सोची जा सकती, क्योंकि उनके हवास तो खुद उनके काबू में नहीं होते। तो फिर क्या इरादा है? आपकी मर्जी है डॉक्टर राजी। आपने इस सिलसिले में जिस दिलचस्पी का इजहार किया है मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन आप यकीन करें अगर आप ज़रा भी इस मामले से दूर हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी जहमत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये मामला 100% मेरा है। फिर बार बार ये अल्फाज कहकर क्यों मेरा दिल तोड़ते हो? अगर तुम्हें तुम्हारी शनाख्त मिल जाए, मेरी भी खुशी पूरी हो जाए, तो इससे मज़े की बात और क्या हो सकती है। ठीक है, जैसा आप पसंद करें। और फिर तवील फासला तय करने के बाद कार एक इंतहाई खूबसूरत मकान के सामने जाकर रुकी, जिसका बैरूनी हिस्सा देखकर ही ये एहसास हो जाता था कि उसके मकीन जो बद दिमाग सही हैं लेकिन साहिब ज़ौक़। बैल बजाई तो थोड़ी देर बाद एक ज़रूरत से ज़्यादा लंबे कद के आदमी ने दरवाज़ा खोला, जो खसूसन उम्र रसीदा महसूस होता था। उसके चेहरे पर बेशुमार झुर्रियाँ मकड़ी के जाल की तरह फैली हुई थी। बाल सफ़ेद थे, लेकिन एक लम्हे के अंदर अंदर ज़ाहिर हो गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेसर गाजी का ही मुलाजम हो सकता है, क्योंकि उसने बड़े ही करख्त लहजे में कहा, क्या है ये? क्यों टैं कर रहे हो? इससे पहले किसी घर की बेल नहीं बजाई क्या? डॉक्टर राधी ने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा, फिर उसकी तरफ मतवज्जा होकर बोला, प्रोफेसर साहब से मिलना है। क्यों? वो गुर्राया। उनका खत है मेरे पास। डॉक्टर राधी ने वो खत उसके सामने कर दिया। उसने खत को बगौर देखा और बोला, ठीक है आओ। वो वापसी के लिए मुड़ गया और दोनों उसके पीछे पीछे अंदर चल पड़े। दरवाजे से गुजरकर वो अंदर दाखिल हुए ही थे कि दाहिनी तरफ से एक औरत इस तरह नमूदार हो गई जैसे किसी दीवार से बरामद हुई हो। मुनासिब कब था, दुबली पतली गहरी स्याह आंखों वाली, उसका चेहरा बेहद संजीदा था। उसने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा और बोली, एक मिनट इधर से आ जाओ और सुनो कलाम, तुम इस तरफ ठहरो। उसने उस लंबे कद के आदमी को इस तरह हुक्म दिया जैसे खुद भी यहाँ कोई मुकद्दर शख्सियत रखती हो, और फिर उसके बाद की तस्दीक भी लम्हों के अंदर अंदर हो गई। उसने कहा, आप पहले कभी मेरे शोहर से मिले हैं? आपके शोहर यानी प्रोफेसर गाजी हैं? हाँ। नहीं मोहतरमा, हम उससे पहली बार मिलने आए हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है मुझे पहले उनकी ज़्यादतियों की मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए जो आपके साथ होने वाली हैं। अगर मैं पहले ही आपको इस बात से आगाह कर दूं तो आपको अपना बचाव करने में आसानी होगी। हारून और डॉक्टर राजी दिलचस्प निगाहों से उस खुश मजाज खातून को देख रहे थे जो फितरतन बड़ी मिलनसार मालूम होती थी। डॉक्टर गाजी अगर इस औरत का शोहर है तो पता नहीं इस बेचारी ने जिंदगी के कितने दिन उसके साथ गुजारे हैं और किस तरह गुजारे हैं।
इसकी आवाज़ फिर उभरी, अगर मेरे शोहर को गुस्से में देखें तो फौरन कमरे से बाहर चले जाएं। इनसे गुफ्तगू करने के लिए रुकना मुनासिब नहीं होगा। बहुत से अफराद इसी वजह से जख्मी होकर गए हैं। बहुत बदनाम लोग हैं, आप पता नहीं इनसे मिलने किस लिए आ जाते हैं, लेकिन जो लोग उनके बारे में जाने बगैर उनसे मिलने आ जाते हैं अमूमन नुकसान में रहते हैं। एक बात और बता दीजिए, कहीं आप आसाम के बारे में मेरे शोहर से मुलाकात तो नहीं करना चाहते? आपका फरमाना बिल्कुल बदरुस्त है खातून, हम उसी सिलसिले में उनसे मिलने आए हैं। हाय, यही तो सबसे खतरनाक मौजू है, क्योंकि वो कुछ वो आपको बताएंगे आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। बातें ही ऐसी हैं। लेकिन खुदा के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यकीन आए या ना आए, लेकिन आप इसका इजहार ना करें, बल्कि आप उनकी हर बात को यकीन कर लें। यही आपकी बचत का रास्ता है और आप आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। और मैं कुछ ऐसे ही मसाइल हैं, प्रोफेसर जो कुछ भी कहते हैं उस पर उन्हें यकीन है और वो चाहते हैं कि लोग भी उन बातों पर यकीन करें। मैं आपको इन तमाम बातों से पहले ही आगाह किए दी हूँ, ये मेरा फ़र्ज है। अगर आप उनको गज़बनाक पाएं, मेरा मतलब है कि जब आपको लगे कि आप पर हमला करने वाले हैं, तो या तो आप फौरी तौर पर बाहर निकल आएं या फिर घंटी बजा दें। ठीक है, हम आपकी हदायत पर अमल करेंगे, डॉक्टर राजी ने कहा। अल्लाह के सुपुर्द, ये कहकर बेगम गाजी ने कलाम को आवाज़ दी, जो एक कान कोने में मुजस्मे की तरह बेहसो हरकत खड़ा हुआ था, और फिर कहा, मेहमानों को प्रोफेसर साहब के पास ले जाओ। आइए, कलाम ने सपाट लहजे में कहा, और एक बार फिर वह उसके साथ चल पड़े। एक राहदारी के गुजरने के बाद वो एक दरवाजे पर पहुंचा और यहाँ उसने आहिस्ता से दस्तक दी। कमरे में शेर की सी चंगाड़ सुनाई दी, एक अजीब सी गुर्राहट जो खू जैसी हैसियत रखती थी। और फिर लम्हे भर के बाद वो उन दोनों के सामने खड़ा हुआ था। वो एक इंतहाई खौफनाक आदमी था। इतना बड़ा सर कम से कम हारून ने पहले कभी नहीं देखा था। अगर उस सर पर टोपी पहनाई जाती और किसी आम आदमी को वो टोपी पहननी पड़ती तो वह उसके कंधों पर आकर रुकती। उसका चेहरा फैला हुआ और इंतहाई चौड़ा, गालों की हड्डियां उभरी हुई और गाल पिचके हुए, और फिर घनी दाढ़ी। बस ऐसा ही लगता था कि तारीख के सफ़हात में ज़माने कदीम का कोई वैशी निकल आया हो। चिरे रंग का गंदमी, गोल और दाढ़ी इतनी स्याह कि उस पर जामुनी रंग का धोखा होता था। उकाबी स्याह आंखें जो रूह की गहराई में बर्छियों की तरह चुभती महसूस होती थीं। और फिर प्रोफेसर गाजी की शेर की गर्जदार जैसी गूंजदार आवाज़, आओ मरो, कैसे नाज़िल हुए हो, आखिर तुम क्या चाहते हो? उसने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा। राजी एकदम संभल गया। ऐसी अजीम शख्सियत तो दिल ना जाने क्या क्या चाहता होगा। लेकिन प्रोफेसर, हम तो सिर्फ आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे ख़त के जवाब में आपने मेहरबानी से काम लेते हुए हमें शर्फ़े मुलाकात बख्शा है। ये आपका लिफाफा। डॉक्टर राजी ने प्रोफेसर का ख़त निकाल कर उसके सामने किया तो प्रोफेसर ने उसके हाथ से लेकर देखा और फिर किताबों के अंबार पर रख दिया। तुम दो हो या एक? खत मुझे एक आदमी ने लिखा था या दोनों ने? बात असल में है प्रोफेसर कि आपकी ज़ियारत के लिए तो ना जाने कौन कौन तरसता है। ये मेरे बहुत ही गहरे दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा आपके अकीदतमंद। जब इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि मैंने आपसे शर्फ़े मुलाकात हासिल कर लिया है और मैं आपकी खिदमत की हाज़िरी दे रहा हूँ, तो ये मेरे सर पर पड़ गए कि मैं भी साथ चलूँगा। हालांकि मैंने कहा कि ये एक गैर मुनासिब अमल है। हो सकता है प्रोफेसर इस बात को नापसंद करें। वालिद साहब के घर आए हैं ना, मजबूर हो गए, बच्चों का शौक पूरा करने के लिए आए हैं। मैं कहता हूँ कि तुम लोगों में अखलाक और अमल नाम की कोई चीज़ है। किसी के घर आ रहे थे, दूसरों के सैर कराने के लिए ले आए, और तुम हो वो जो मुझे ख़त लिखने का बाइस बने। तुम्हारे पल्ले ज़ुबान नहीं पड़ती। तुम्हारे ख़त से इतना तो मालूम हो गया कि तुम बिल्कुल ही गधे तो नहीं हो। कोशिश करो तो ये मेरी बातें समझ सकते हो, अहमक कहीं के। डॉक्टर राजी ने जल्दी से कहा, यकीनन जनाब, मैं कोशिश करके आपकी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी रहनुमाई के बगैर ये होना कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है कि खोपड़ी में कुछ सफ़ेदी मौजूद है। गोया तुम्हारे अंदर अकल की कोई ना कोई रौनक बाकी है। तुम वी आना के इन बेवकूफ़ों से यकीनी तौर पर कुछ बेहतर मालूम होते हो, जिनकी समझ में कुछ नहीं आता, और बन बैठे हैं दानिशमंद। मुफक्कर बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। उन लोगों को अकल से काम लेना चाहिए था, बेवकूफ़ कहीं के। एक ऐसे बड़े आदमी की बात समझने की कोशिश तो की जाती।
बस बस ये भी तुम्हारी चालाकी है, मुझे किसी की हमदर्दियों की जरूरत नहीं। मेरे हक में बातचीत ना करो, मैं जो कुछ करता हूँ ठीक करता हूँ, लोग जहन्नम में जाएं, मुझे किस बात की परवाह होती है। जब मेरी पुष्ट दीवार की तरह मजबूत है तो मुझे किसी से क्या लेना। दुनिया वाले जहन्नम में जाएं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। खैर अब तुम अपने मकसद की बात करो, जो बकवास करने आए हो उसका आगाज करो। तुम्हें मेरी थ्योरी पर एतराज है, क्या एतराज है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इतना जरूर अर्ज करूं कि आपने व्हील विन के साथ ज्यादती की है। आम लोगों का ये ख्याल मेरे मतलब है, ये यकीन है। कौन सा ख्याल? क्या कह रहे हो तुम? प्रोफेसर का पारा चढ़ने लगा। जी हाँ, मेरा मतलब है कि आज तक किसी भी साइंसदान ने इस बात को कभी साबित नहीं किया कि इंसान पहले बंदर था। कहानियां तो सभी सुनाते हैं, लेकिन इंसान के बंदर होने के सबूत नहीं मिल सके। अर्तका की हजारों मंजिलें तय करने के बाद इंसान बना है। आप बताइए, बगैर सबूत के ये बात किस तरह मान ली जाए? एक छोटे से खुलिये ने, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं, अर्तका की इतनी मनाजिल तय की हों, उसने हर सदी में एक नया रूप धारा हो और फिर इंसान की इसकी आखिरी शक्ल हो, और फिर ये मेरा मतलब है, ये किस तरह साबित हुआ कि ऐसा हुआ है? माफी चाहता हूँ, लेकिन बस यही सवाल मुझे आप तक ले आया है। प्रोफेसर ने अपने बालों भरे दरख्तों की शाखों जैसे मोटे मोटे हाथ मेज पर टिकाए और बोला, शायद तुम्हारी खोपड़ी तुम्हारे दिमाग के ज़ैर असर आई हुई है, या तुम्हारा दिमाग खोपड़ी से ऊपर उठ गया है। तुम शायद ये कहना चाहते हो कि इंसानी खोपड़ी की साखत जैसी अब है, ऐसी ही उस वक्त भी थी जब ये दुनिया बनी। जी जी बिल्कुल, मेरा यही ख्याल है। डॉक्टर रादी के हलक से जैसे कोई खबर नीचे उतर गई हो। हारून को अलबत्ता हंसी आ रही थी। डॉक्टर रादी पता नहीं प्रोफेसर गाजी से हारून के सिलसिले में क्या चाहता था, लेकिन इस वक्त उसकी हालत खराब हो गई थी। और फिर ये भी कहना चाहते हो तुम कि खुलिये वगैरह सब बकवास हैं और दुनिया का अर्तका किसी ऊंडी और बेकैफ मेकान की अमल का नतीजा है? जी मेरा यही ख्याल है। तो फिर तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तज़किरा का रेज़ा तानियत के रेज़े से मिलने के बाद भी कोई शक्ल इख्तियार नहीं करता। जी बिल्कुल यही मानना पड़ेगा। तो इससे क्या साबित करना चाहते हो तुम? जी नहीं, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, मैं तो बस उलझ गया हूँ। मैं बताऊं क्या साबित हुआ इससे? जी हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी। इससे साबित ये हुआ, अचानक ही उसने जोर से मेज पर घौंसा मारा। उससे ये साबित हुआ कि तुम जरूर किसी घटिया से अखबार के रिपोर्टर हो और इस तरह मुझसे मुलाकात करके अपने अखबार में बेसरोपा बातें लिखना चाहते हो। ऐसे लोग अक्सर यहाँ आते हैं, लेकिन मैं उनसे निपटने का बेहतरीन तरीका जानता हूँ। ये कहकर वह उठ खड़ा हुआ और उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, कौन सा अखबार है तुम्हारा? नहीं जनाब, आप ये मेरा कार्ड देखिए। डॉक्टर रादी ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालकर अपना कार्ड निकाला। बकवास, इस तरह के कार्ड पहले ही मेरे सामने आ चुके हैं, जिनकी मैंने कभी तस्दीक नहीं की, लेकिन इस बात का मुझे यकीन है कि जिस किस्म के वो लोग थे वो कम से कम इतनी सिता के नहीं थे जितनी उन्होंने जाहिर किया था। मैं तुम्हारे सामने जो बकवास करता रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा उसका कोई मकसद था। तुम क्या समझते थे कि मुझे उल्लू बना रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तहान ले रहा था कि क्या तुम वाकई साइंस के तालिब इल्म हो या बहरूपिये, और मैंने मालूम कर लिया कि तुम्हारा एक सपारी जितना है। तुम समझते थे कि मुझे बेवकूफ़ बना लोगे। मैं एक बाइज्जत शख्स हूँ जनाब, और आपको मेरी इज्जत का भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आपने मेरा कार्ड तक नहीं देखा। अब तक लिहाज के अलावा और क्या करता रहा हूँ? प्रोफेसर गाजी डॉक्टर रादी की तरफ बढ़ रहा था और डॉक्टर रादी का चेहरा जर्द पड़ गया। प्रोफेसर का कदो कामत इतना ज़्यादा था कि डॉक्टर रादी उसके सामने कोई हसीयत नहीं रखता था। डॉक्टर रादी से कुछ फासले पर आकर वो रुक गया। डॉक्टर रादी निकल भागने के लिए जगह का मुंतज़िर था। उधर प्रोफेसर गाजी अपने मोटे मोटे हाथ नीचे वास्कट के तंग जेबों में ठूंस रहा था। फिर उसने कहा, और मैंने तुम जैसे कई उल्लू के पट्ठों को अपने मकान से उठाकर बाहर फेंक दिया है। देखिए प्रोफेसर, मेरे करीब नहीं आइए, वरना क्या होगा? प्रोफेसर ने किसी छटे हुए गुंडे की तरफ दांत पीसते हुए कहा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं भी इतना कमज़ोर नहीं हूँ। राजी की डूबती हुई आवाज़ उभरी और प्रोफेसर ने एकदम से उस पर झपटा मारा। वो इस तरह डॉक्टर पर लपका था कि अगर दरवाज़ा बंद होता तो वो दोनों उसे तोड़कर पार हो गए होते। हारून को हंसी भी आ रही थी, लेकिन डॉक्टर राजी के साथ वो ये सलूक होते हुए नहीं देख सकता था। अलबत्ता उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इतनी देर में प्रोफेसर गाजी ने डॉक्टर राजी को कमर से पकड़कर उठाया और दीवार की तरफ लेकर दौड़ा।
हारून को ये अंदाज़ा हो गया कि इस अजीम शान बदन ने डॉक्टर राधी को अपने और दीवार के बीच पीस दिया तो यकीनी तौर पर डॉक्टर राधी की पिछलियां टूट जाएंगी, अलबत्ता इससे पहले कि डॉक्टर हारून राधी की मदद करे। डॉक्टर राधी किसी चिकनी मछली की तरह प्रोफेसर गाजी के हाथों से गिरफ्त से फिसल गया और उसके बाद उसने एक लंबी छलांग लगाई। वो दूर दूर तक निकला। डॉक्टर गाजी उसके पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकल गया। इसी दौरान इस शख्स ने जो मुलाजिम था और जिसका नाम कलाम था दरवाज़ा खोल दिया था, जिससे डॉक्टर राधी को बाहर निकलने में फुर्सत मिली और वह फुर्ती से दौड़ता हुआ गेट से बाहर अपनी कार तक पहुंचा। हारून भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन डॉक्टर राधी ने हारून की परवाह किए बगैर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट की और इससे पहले कि हारून उस तक पहुंचे उसने कार दौड़ा दी। हारून खड़ा उसे देखता रहा था। फिर वह उस वक्त चौंका जब डॉक्टर गाजी का भारी भरकम हाथ उसके कंधे पर आ टिका। हारून एकदम संभल गया। डॉक्टर राधी तो खैर एक शरीफ आदमी था और लड़ाई भड़ाई से नावाकिफियत रखता था, लेकिन हारून तैयार हो गया कि अगर प्रोफेसर गाजी उसके साथ भी कोई खराब सलूक करे तो फिर वह उसे बताए कि उम्र क्या चीज़ होती है और वह सिर्फ लंबे चौड़े बदन या दिमाग की खराबी से सारे काम नहीं चल जाते। लेकिन हैरत की बात यह थी कि प्रोफेसर गाजी ने ऐसा कोई अमल नहीं किया और उसके कंधों पर हाथ रखकर दूर जाती कार को देखता रहा। इंसान का अर्तका मुमकिन नहीं। मियाँ तुम क्या कहते हो इस बारे में? हारून को फौरन ही सूझ गई। उसने जल्दी से कहा, मैं इस सिलसिले में बिल्कुल नहीं आया जनाब, मैं तो सिर्फ एक अकीदतमंद था। आपकी सूरत देख ली, मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरी ज़िंदगी का मसला तो कुछ और ही है। अच्छा, तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई मसला है? बहुत बड़ा मसला है जिसे अभी तक हल नहीं किया जा सका, हारून ने जवाब दिया। लेकिन वो होशियार था कि प्रोफेसर गाजी की तरफ से कोई अमल हो तो फिर वो भी अपना फन दिखाए। प्रोफेसर गाजी ने एक लम्हे तक सोचा और फिर बोला, मेरे साथ आओ। ये कहकर वो वापस पलट पड़ा। अजीब सा इंसान था। ऐसे लगता था जैसे वो अपने आप को कायनात का हुक्मरान समझता हो। जो कुछ उसने कह दिया हो वो हरफ आखिर है और कोई भी उससे इनहराफ नहीं करेगा। बहरहाल आमतौर से पागल दीवाने लोग होते हैं। और फिर हारून ने प्रोफेसर से कहा, आप वाकई बड़े अजीब इंसान हैं। आप इतने ज़हीन होने के बावजूद बाद औकात बड़ी अहमकाना बातें करते हैं। आपने आखिरकार ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि मैं या डॉक्टर राजी किसी अखबार के रिपोर्टर हैं? जिस कार को आपने जाते हुए देखा, क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसा अखबार है जिसका रिपोर्टर ऐसी कार इस्तेमाल कर सके? प्रोफेसर गाजी का चेहरा एकदम सत गया। वो एक लम्हे तक मुंह फाड़े हारून को देखता रहा और फिर संजीदगी से बोला, बैठ जाओ। अगर तुम भी मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मिनट। उसने उंगली उठाई और मेज़ पर पड़ी किताबों और नक्शों को उलट पलट करने के बाद एक नोटबुक निकाली जो किसी मुसव्वर की स्केच बुक मालूम हो रही थी। उसने अपनी घनी और लंबी दाढ़ी को उंगलियों से खलाल करते हुए कहा, मैं तुम्हें असम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें खबरदार किए देता हूँ कि मेरी बातों पर तनकीद ना करना। और फिर दूसरी बात यह है कि इन बातों को सिर्फ अपनी ज़ात तक रखना। अगर कभी तुम्हें किसी को बताने से कोई दिलचस्पी हो तो तुम उस वक्त तक किसी को कुछ मत बताना जब तक मुझसे इजाज़त ना ले लो। और मैं तुम्हें आखिरी बात ये बात समझाए दे रहा हूँ कि मेरी बातें चौंका मुकम्मल तौर पर तहकीक शुदा हैं, इसलिए उनका तज़किरा किसी से ना करना और उन पर पूरा पूरा यकीन करना। क्या समझे? जी प्रोफेसर, मैं आपकी बात पर मुकम्मल तौर पर समझ रहा हूँ। ठीक। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, क्या इस बात का इल्म है तुम्हें कि 2 साल पहले मैं असम गया था? दर हकीकत मेरा ये सफ़र दुनियावी साइंस में एक यादगार चीज़ है। असम का कुछ हिस्सा अभी तक ऐसा है जहाँ तक किसी मुहज़्ज़ब इंसान के कदम नहीं पहुँचे। यह हिस्सा बिल्कुल पोशीदा है और दरिया बरहम पत्थर की एक शाख उसमें से होकर गुजरती है। कोई नहीं जानता वहाँ कौन बसता है और कौन से जानवरों और आदमखोर दरिंदों ने उस जगह को अपना मस्कन बना रखा है। मैं एक माहिर इल्म हैवानात भी हूँ और एक नडर और दिलेर महम जो भी। चुनाचा मैंने इस हैबतनाक खित्ते के राज को मालूम करने के लिए वहाँ तक का सफ़र किया। असम के खौफनाक जंगलों का ये सफ़र आसान नहीं था। असम का वो खित्ता बिल्कुल पर्दा तारीकी में छुपा हुआ है। वहाँ मुझे एक रात
सनानी कबीले के एक बस्ती में भी गुजारने का मौका मिला और तुम सोच भी नहीं सकते कि संतानी कबीला क्या चीज़ है। ये कबीला अब तक नीम महज़ब है। बहरहाल मैंने वहाँ उस कबीले के चंद मरीजों का कामयाब इलाज किया और उन लोगों ने मुझसे बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। वो लोग दिलो जान से मेरे कायल हो गए और उन्होंने मुझे देवताओं में मर्तबा दिया। मेरी शोहरत एक से दूसरे कबीले में पहुंची और उसके बाद तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वहाँ किस तरह मेरी पजीराई हुई। जिसे मैंने रात बसर की वो कबीला पुरानी संतानी कबीला था और तहजीब से बिल्कुल ना आशना था। जिस जगह उस कबीले ने अपनी आबादी बनाई थी वहीं से बरहम पत्थर की एक छोटी सी शाख दाएं तरफ को मुड़ गई और इस तरफ इतने खौफनाक जंगल फैले हुए हैं कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल ये सिर्फ मैं था जिसने उनकी मुश्किलात मालूम की और सिर्फ उनकी हरकतों और इशारों से मैंने पता चलाया कि उनके दरमियान कोई शख्स सख्त बीमार है। चुनाचा कबीले का सरदार मुझे उस झोंपड़ी में ले गया। झोंपड़ी में पहुंचकर मुझे पता चला कि मरीज मर चुका है। लेकिन क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे कि जब मैंने उस मरीज को देखा तो शदीद हैरान रह गया, क्योंकि वह भूरे बालों वाला अंग्रेज था जिसकी बेनूर नीली नीली आंखें खुली रह गई थीं और चेहरे से मालूम होता था कि उसने मुद्दतों भूख प्यास का मुकाबला किया है। उसके बदन का लिबास इंतहाई मैला और चीथड़े होकर उसके बदन पर लटका हुआ था। तकलीफें बर्दाश्त करके उसका बदन लागर हो गया था। बहरहाल मैंने संतानी लोगों की बातचीत और इशारों को अच्छी तरह समझ रहा था, क्योंकि मैं एक इंतहाई ज़हीन आदमी था और वो बातें समझ लेता हूँ जिनका तसव्वुर दूसरे भी नहीं कर सकते। चुनाचा मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो अंग्रेज उनके लिए बिल्कुल अजनबी था और बाएं तरफ के घने जंगलों से लौटा था। मैंने ये जानना चाहा कि अंग्रेज़ के पास कोई सामान वगैरह था या नहीं और अपनी कोशिश से मैंने चमड़े का वो थैला दरियाफ्त कर लिया जो उस अंग्रेज़ का था और उस पर उसका नाम सफ़ेद रोगन से लिखा हुआ था। उसका नाम कार्डिलोस था और ये कार्डिलोस मैं नहीं जानता कौन से मुल्क का बाशिंदा था। अलबत्ता जब मैंने उसके लिबास की तलाशी ली तो मेरी नज़र एक स्केच बुक पर पड़ी जो उसके फटे पुराने कोट की जेब से झांक रही थी। ये देखो वो स्केच बुक है जो अब मेरी तहवील में है। और जब मैंने उसके बुक को देखा तो मुझ पर बड़े पुरइस्रार और अनोखे इंकशाफात हुए। मुझे एक ऐसे पुरइस्रार अनोखी दास्तान का पता चला जो नाकाबिले फहम थी और आखिरकार मैं उस वादी की तलाश में चल पड़ा। लो देखो, इसे देखो, इसका एक एक सफ़ा पलट कर देखो, कुछ समझ में आए तो मुझे बताना। ये कहकर प्रोफेसर गाजी ने अपनी बुक हारून के हवाले कर दी। हारून बहरहाल यहाँ अपने एक मकसद से आया था और ना जाने क्यों उसे एक अजीब सा दिलचस्पी का एहसास हो रहा था। असल में प्रोफेसर गाजी डॉक्टर रादी तो खैर जिस मकसद के लिए भी यहाँ आए थे वो एक अलग बात है। वो आपका अकीदतमंद था और किसी सिलसिले में आपसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। लेकिन मेरा मसला भी अलग नहीं है। मैं आपसे एक ख़ास मसले पर बात करने के लिए हाज़िर हुआ था। मुनासिब समझें तो मुझे इस मौजू पर बात करें, वरना ना मुझे इस जानवर से दिलचस्पी है और ना ही आपकी इस डायरी से। प्रोफेसर चौंक कर मुझे देखने लगा, फिर बोला, तुम्हारा क्या मसला है, बताओगे मुझे? हाँ, हारून ने कहा और फिर अपने लिबास से चमड़े का वो तावीज़ निकाल कर प्रोफेसर के हवाले कर दिया और सर्द लहजे में बोला, मुझे इस तावीज़ की तहरीर दरकार है। डॉक्टर रादी तो खैर एक गैर मुतअल्लिक़ शख्सियत है। आपने प्रोफेसर नादी का नाम सुना होगा, क्यों नहीं? इस चोर के बारे में कौन नहीं जानता, मगर ये है क्या चीज़ ये भी आप ही बता सकेंगे प्रोफेसर। क्या है, लाओ मुझे दिखाओ, प्रोफेसर ने कहा और फिर उसने उसका पहला सफ़ा खोल कर देखा। पहले तो उसके अंदाज में बेतअल्की और हकारत थी, लेकिन फिर चेहरे के नकूश तब्दील हो गए। रफ्ता रफ्ता वो उसमें खो गया। यूँ लगा जैसे उसकी आंखें दूर तक देख रही हों। कई मिनट तक वो ये सफ़ा देखता रहा। उसके बाद उसने निगाहें उठाकर हारून को देखा, आहिस्ता से बोला, पहला दरवाज़ा। ये अल्फाज उसने पुरख्याल अंदाज में कहे थे। लगता था जैसे वो अंधा हो गया हो, उसकी निगाहें ना जाने कहाँ तक देख रही हों। उसके बाद उसने दूसरा सफ़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा और उसके बाद वो जल्दी जल्दी सफ़हात उल्टता गया। आखिरी सफ़ा देखने के बाद उसने चमड़े का ये तावीज़ बंद किया और फिर हैरान कुल लहजे में बोला, नामुमकिन। हारून ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश निगाहों से प्रोफेसर का जायजा लेता रहा। दफतन प्रोफेसर ने चौंक कर उसे देखा और बोला, कहाँ से मिला ये तावीज़ तुम्हें? आप ये समझ ले प्रोफेसर कि ये मेरी मलकियत है। सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम पागल हो और तुम्हारा दिमाग खराब है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि यह तावीज़ तुम्हें कहाँ से मिला।
प्रोफेसर, मैंने कहा ना, ये मेरी मलकियत है और मैं इसी राज की नकाब कुशाई के लिए यहाँ तक पहुँचा हूँ। हकीर इंसान इतनी बड़ी बात कहाँ से समझ सकेंगे? तुम इसे अपनी मलकियत कहते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम इन अलूम पर दस्तरस रखते हो जो दुनिया के पुरअसरार तरीन अलूम हैं? क्या तुम इस काबिल हो? नहीं, मैं आपसे ज़्यादा काबिल नहीं हूँ प्रोफेसर, लेकिन यह तावीज़ मेरी ही मलकियत है। डॉक्टर रादी इस बात की गवाही देंगे और प्रोफेसर नाजी भी। दोनों चोर हैं, प्रोफेसर गारी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। ठीक है प्रोफेसर, आपके बारे में यही पता चला था कि आप इंतहाई बददिमाग और खुद परस्त आदमी हैं। आपको बड़ी मुश्किल से राम किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी जानवर को सुधाया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपको कंट्रोल करना एक मुश्किल और हैरान कुन बात है। वो प्रोफेसर हारून की शक्ल देख रहा था और जैसे वो गुस्से से अंदर ही अंदर खोल रहा हो, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर तब्दीली रूनुमा हुई। अजीब गिरबट किस्म का आदमी था। कुछ देर तक वो हारून की सूरत देखता रहा, फिर उसके बाद हंस पड़ा, फिर बोला, हाँ, दुनिया में एक वही वाहद औरत है जिसकी बात मैं मानता हूँ। अच्छा सुनो, उठो अपनी जगह से। अब क्या सूझी आपको? हारून अब प्रोफेसर से बददिल हो चुका था। आओ, कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, प्रोफेसर बोला और इस तरह अपनी जगह से उठ गया जैसे उसे यकीन हो कि हारून उससे इनहराफ नहीं करेगा, और हकीकत यही थी। हारून अपनी जगह से उठा और प्रोफेसर के साथ चल पड़ा। वो पीछे से प्रोफेसर के डैल डॉल को देख रहा था। वाकई ये शख्स दुनिया के अजीबोगरीब चीज़ है। वो डायनासोर जैसे किसी जानवर को इस दौर की तख्लीक कह रहा था, लेकिन खुद किसी डायनासोर से कम नहीं था। वो जिस दरवाजे पर रुका वो बड़ा खूबसूरत और मजबूत बना हुआ था। प्रोफेसर ने उसे खोला और अंदर चलने का इशारा किया। चुनाचा हारून अंदर दाखिल हो गया। छत बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी, जमीन पर कालीन बिछा हुआ था। इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं था। प्रोफेसर ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर आस्तीनें चढ़ाता हुआ बोला, अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो जिंदगी भर कामयाब नहीं हो सकोगे। ये ऑटोमेटिक है। मैंने इसे जिस अंदाज में बंद किया है उसे सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। ये दीवारें भी साउंड प्रूफ हैं। एक निगाह देखोगे तो अंदाजा हो जाएगा। हारून की छठी हिस्स उसे बता रही थी कि सूरत हाल की क्या नोयत है। प्रोफेसर गाजी अपनी फितरत पर उतर आया था और यहाँ लाने का मकसद कुछ दिखाना नहीं बल्कि अपनी अहमकाना हरकत करना था। बेशक वो डैल डॉल में बेपनाह था, चिड़चिड़ा और बददिमाग और जंगजू भी मालूम होता था। प्रोफेसर गाजी ने कमरे के दरमियान जाकर कहा, हाँ, पहली बात तो ये है कि इस तरह की कीमती और नायाब चीज़ें उसकी मलकियत होनी चाहिए, उन्हें रखने और समझने का अहल हो। दूसरी बात ये कि तुम मुझे इसके बारे में बताओगे कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। अब दो ही सूरतें हैं, या तो तुम उसे मुझसे हासिल कर लो और दोबारा अपनी दुनिया में वापस ले जाओ। ऐसा ना कर सको तो मुझे ये बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिला और तुम इसके बारे में क्या जानते हो। वैसे मैं तुम्हें बताऊं, सूरत हाल ये है कि तुम इसे किसी खजाने का नक्शा समझ रहे हो। खजाना पीले सोने की धात, रंगीन चमकदार पत्थर। अरे बेवकूफ़, तुम क्या समझो खजाना किसे कहते हैं? कायनात का सबसे अजीम खजाना तो इल्म है, जो अगर किसी को हासिल हो जाए तो समझ लो इससे ज़्यादा दौलतमंद आदमी और कोई नहीं होता। और वो दौलत मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। समझे बेवकूफ़? अब बोलो, क्या कहते हो? शराफत से सब कुछ बताओगे या फिर? हारून के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, नहीं प्रोफेसर, शराफत से तो कुछ नहीं बताऊंगा। अब फैसला कर लीजिए कि आपको क्या करना है। मुझे क्या करना है मैं बताता हूँ, प्रोफेसर ने कहा और तावीज़ अपने लिबास की जेब में रख लिया और फिर बोला, तुम अगर इसे मुझसे हासिल कर सकते हो तो कोशिश कर लो, वरना फिर ये मेरी मलकियत। ये कहकर प्रोफेसर इस तरह सामने आ गया जैसे हारून से मुकाबला करना चाहता हो। हारून ने अपने तौर पर एक फैसला किया और प्रोफेसर से चंद गज के फासले पर खड़ा हो गया। प्रोफेसर ने जैसे ही उस पर छलांग लगाई, हारून उस पर निगाह रखे हुए था। वो उसकी टांगों के दरमियान से निकल गया। चाहता तो प्रोफेसर की कमर पर लात जमा सकता था, लेकिन ये प्रोफेसर की शान के खिलाफ होता और फिर वो आगे के रास्ते भी बंद हो जाते। हारून ने फैसला कर लिया कि प्रोफेसर के हर वार को नाकाम बनाकर उसे थका देगा। प्रोफेसर ने पलटकर दोबारा उस पर छलांग लगाई। लड़ाई भड़ाई के बाकायदा असूलों से वो वाकिफ नहीं था, बस उस पर दीवानगी सवार थी। वो हारून को पकड़ने की कोशिश करता रहा। उसके चेहरे पर शदीद जल्लाहट के आसार नमूदार हुए। वो अपनी हर कोशिश करता रहा। हारून उससे 4-5 गज के फासले पर रहा।
भागकर दीवार के साथ नहीं टिका। प्रोफेसर उस पर छलांगे लगाता रहा। उसके चेहरे पर शदीद जल्लाहट के आसार नमूदार हो रहे थे। वो अपनी हर कोशिश को नाकाम देख रहा था। इस बार भी वो हारून के बदन को नहीं छू सका। तकरीबन 20 मिनट तक ये कोशिश जारी रही। प्रोफेसर की हालत से अंदाजा हो रहा था कि अब वो बुरी तरह थक चुका है। उसका सांस धूकनी की तरह चल रहा था और वो शदीद तैश की आलम में था। कोई 20-22 मिनट तक वो ये कोशिश करता रहा और हारून उसे थकाता रहा, यहाँ तक कि प्रोफेसर कमरे के वस्त में बैठ गया और दोनों हाथ जमीन पर टिका कर कुत्ते की तरह हाँफने लगा। तब हारून आगे बढ़ा और उसने प्रोफेसर के गिरेबान में हाथ डालकर फुर्ती से तावीज़ निकाल लिया। प्रोफेसर ने लपक कर पहले उसका हाथ और फिर पांव पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हारून उसके लिए पहले से तैयार था। उसने प्रोफेसर को यह सोचने का मौका नहीं दिया कि वो क्या करना चाहता है। अब तावीज़ उसकी मुट्ठी में था। उसने हंसते हुए कहा, प्रोफेसर, मैंने आपकी शर्त के मुताबिक ये तावीज़ आपकी जेब से निकाल लिया है। प्रोफेसर की आवाज़ ना निकल सकी। वो अपनी सांस दुरुस्त करने की कोशिश करता रहा। हारून थोड़े फासले पर एक दीवार से टिक कर खड़ा हो गया था। Perfect.